हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चे लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है ईथर बनाने की सामान्य विधियां। ईथर बनाने की जितनी भी विधियां हैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरे बच्चों बेहतर रूप से आप तैयार करें और अच्छी तरीके से पढ़ते चलें। देखिए पहला जो हमारा विधि है एल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब भाई साहब जल का अणु वहां से बाहर हो जाना। इसे ही कहते हैं हम सतत ईथरीकरण। काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है सतत ईथरीकरण, मतलब निरंतर ईथर का निर्माण होता है इस विधि से। प्रयोगशाला में भी हम इस विधि को है ना पढ़ते हैं, यानी प्रयोगशाला के माध्यम से हम यहां पर ईथर बना सकते हैं और यही H2SO4 के उपस्थिति में। ठीक, तो प्रयोगशाला में जो भी बनाया जाएगा उसका मैं एक अलग से लेक्चर ला दूंगा कि सतत ईथरीकरण क्या है या प्रयोगशाला में ईथर बनाने की विधि, उस पर मैं लेक्चर दे दूंगा आपको। आज अपन यहां पर रिएक्शन समझते हैं कि एथिल अल्कोहल की अधिकता में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल मतलब दो कार्बन का हमारे पास एक श्रृंखला C2H5 और अल्कोहल मतलब OH है। इसकी अधिकता में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब अधिकता का मतलब होता है इसके दो अणु ले लेते हैं, दो अणु। तो इसको हम ले लेते हैं 2 3 जितना भी ले सकते हो, 2 अणु ले लो और अच्छा है। अब ये प्यारे बच्चों किससे क्रिया करता है? H2SO4 से। किससे? H2SO4 से। लगभग ये 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रिएक्शन होता है। तो इससे जल का अणु बाहर हो जाता है। जैसे 2H हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो एक जल का अणु बाहर हो जाएगा। तो भाई साहब जल के अणु में 2H होता है, एक ऑक्सीजन होता है। तो 2H लेकिन 2 ऑक्सीजन है, 2 का मल्टीप्लाई, तो एक ऑक्सीजन बच गया। तो ये हमारा बना लिया ईथर। क्या बना लिया? ईथर। अच्छा, ये समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा अलग तरीके से यदि समझाया जाए तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। जैसे बच्चों C2H5OH में कर दूं, ये अल्कोहल है, और इधर भी कर दूं C2H5OH कर दूं। अब इसे क्या करना है कि यहां से OH उठाओ, यहां से H उठाओ, तो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 के प्रेजेंस में अब क्रिया संपन्न होती है। तो क्या बनाएगा भाई साहब? यहां से C2H5O और बच्चों यहां से HOH H2O के रूप में बाहर हो गया। देखो जरा, जब एथिल अल्कोहल की अधिकता में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो दो अल्कोहल के बीच एक जल का अणु अलग होकर ईथर बनाता है। ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट। अल्कोहल के निर्जलीकरण से हम ईथर का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं एक छोटा सा रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी प्रकार से हम जो ईथरीकरण है, सतत ईथरीकरण, जिसे हमने यहां पर H2SO4 लिया था, यदि हम कोरेंडम ले लें, एल्यूमिना जिसे बोलते हैं Al2O3, यानी अल्कोहल के वाष्प को तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाए तब पर भी ईथर बन सकता है। ठीक है, उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण का मतलब यह है कि यहां पर मैं थोड़ा सा नोट लिख देता हूं भैया कि जब अल्कोहल के वाष्प को तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है, तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। ठीक है, यह चीज आपको तैयार कर लेना है कि भाई ईथर का ही एक रूप है, मतलब ईथर बनाने का ही एक मेथड है कि हम जैसे H2SO4 का प्रयोग किए थे इस बार सेम रिएक्शन करा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे बच्चों यहां पर C2H5OH मैंने ले लिया और मैंने ले लिया C2H5OH, तो ये मेरा अल्कोहल ही है। इसको अपन एल्यूमिना का सूत्र Al2O3, आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे चैप्टर 6 में। ये जो टेम्परेचर है 140 पे ना होकर 240 पर होता है, लगभग थोड़ा सा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो यही बच्चों OH यहां से H, तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। तो C2H5O बना लिया प्लस H2O बाहर हो गया। देखो सेम रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो समझ गए होंगे
कि जब एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। दोनों में जल के अणु बाहर होते हैं। एक सतत ईथरीकरण H2SO4 का प्रयोग करें तब पर भी, और दूसरा चीज पर बच्चों हम निर्जलीकरण पढ़ रहे हैं Al2O3 एल्यूमिना के प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है तब पर भी हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा विधि है विलियमसन संश्लेषण। अब ये विधि पढ़ा पढ़ा लगेगा आपको, क्योंकि मैंने जो चैप्टर 10 कराया था हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया कराया था कि प्यारे बच्चों जो हैलो एल्केन से हम क्या रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, विलियम संश्लेषण विधि। तो रोना से रोर है ना, यानी हम यहाँ पर सोडियम एल्का ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। यदि आप लोग थोड़ा बहुत भी यदि तैयार किए रहे होंगे तो सिंपल है, आपको ये क्लियर रहेगा। यदि आप वहां पर मेहनत नहीं किए हैं तो यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल है, बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा समझिएगा कि प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड मतलब जैसे हमारे पास एल्किल ग्रुप है एथिल मेथिल प्रोपिल, हैलाइड मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। सोडियम एल्का ऑक्साइड कैसे, जैसे C2H5 है, ये एल्किल समूह है, ऑक्सीजन तो एल्का और सोडियम हो गया। तो सोडियम, अब 2 कार्बन है तो इसका नाम बता दो, सोडियम इथाक्साइड। क्या, सोडियम इथाक्साइड। प्यारे बच्चों अरे यार लिख लो, सोडियम इथाक्साइड लिख दो सर, नहीं तो हम भी नहीं लिखेंगे। सोडियम इथाक्साइड, इथाक्साइड, ठीक है, कि सोडियम इथाक्साइड है। इसकी क्रिया आप कराओ किससे, किसी भी हैलो एल्केन से, हैलो एल्केन से करा दो। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे Br, तो क्या बनाएगा आप ही सोचो। कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से Na उठता है, यहाँ से Br, तो NaBr बना लेगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका C2H5 है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, इसके साथ ये जुड़ गया C2H5 और NaBr बच्चों बाहर हो गया। सिंपल है, NaBr बाहर हो गया। चीजें क्लियर यहाँ तक, और कुछ भी नहीं है यार, यही तो है। सोडियम एल्का ऑक्साइड है, ये आपका 2 कार्बन है इसलिए एथिल ब्रोमीन है तो एथिल ब्रोमाइड हो गया। तो ये बन गया आपका डाई एथिल ईथर, C2H5 तो डाई एथिल ईथर, हर जगह डाई एथिल ईथर ये भी बना है, ठीक है, डाई एथिल ईथर। इसके अलावा और भी आप बना सकते हो, जरूरी नहीं कि यही चीज हो। 2 है इसलिए डाई, है ना, एथिल, डाई एथिल ईथर, ठीक, डाई एथिल ईथर बच्चों, डाई एथिल ईथर। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। और भी विलियम संश्लेषण में एक ही नहीं और कई सारे आप ले लो। जैसे मैं ले लेता हूं सोडियम एथाक्साइड की क्रिया, ये मेरे पास सोडियम है, एथ है, एथ से ऑक्सीजन तो एथाक्साइड, इसका क्रिया आप करा दो CH3I से, CH3I से। तो कुछ भी नहीं, सोडियम जो है I से क्रिया करेगा और NaI बना देगा, है ना, यही तो बनाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे C2H5, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3। इसका नाम बताओ जरा क्या बनेगा। तो ये हमारा मेथिल एथिल ईथर, क्या बनाएगा, मेथिल एथिल ईथर या मेथाक्सी। 1 कार्बन का, इसलिए मेथ, छोटे कार्बन में ऑक्सी जोड़ना है तो मेथाक्सी, छोटे कार्बन में ऑक्सी जोड़ना है मेथाक्सी, और 2 कार्बन का तो एथेन, मेथाक्सी एथेन। और ये सोडियम आयोडाइड। ऐसे रिएक्शन होते हैं तो परेशान मत होना, हम ईथर बना सकते हैं इस प्रकार से। अब इसी प्रकार एल्का ऑक्साइड सोडियम फिनाक्साइड से क्रिया करा दो आप, ठीक है, सोडियम फिनाक्साइड के साथ कोई भी आप एल्किल हैलाइड का क्रिया कराओ तो भी हमारे पास क्या बनेगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा समय क्रिया कराता हूँ अगला नंबर पर बच्चों। तो यहाँ पर लेता हूँ सोडियम फिनाक्साइड, फिनाक्साइड फेनिल से C6, ऐसा तो ना C6H5, फेनिल ऑक्सीजन तो फिनाक्साइड हो गया सोडियम का। इसकी क्रिया आप करा दो, किसी से भी करा दो, एल्किल हैलाइड जो भी हो। आपके पास मान लीजिए CH3 है और Br है, तो फिर क्या बनाएगा देखो जरा, यहाँ से जो Na है वो Br को उठाएगा तो NaBr बना देगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर C6H5 है, O है, ठीक है, Na हट गया तो यहाँ पर बचा CH3। तो ये मेरे बच्चों आपका हो गया NaBr बन गया, NaBr। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। क्या हो जाएगा, मेथिल, और ये फेनिल है, मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है। इसी का नाम होता है एनिसाल, कोष्टक में लिख देता हूं एनिसाल। क्या बच्चों, एनिसाल लिख लो। ऐसे यौगिक आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना।
इसके जगह आप कुछ दूसरा भी ले सकते हो। एक रिएक्शन नहीं होता, कई सारे रिएक्शन होते हैं भाई साहब। यदि मैं यहाँ पे कह दूं कि आपका हो जाएगा C6H5ONA और इसी की क्रिया में C2H5Br से करा देता, फिर Na जो है Br को उठाएगा ही। सजना सजनी को ले गए दूर भैया NaBr बनाकर। ओके, तो फिर यहाँ पर कौन सा बचा, C6H5 पापा बच गए और संगे में एक छोटा सा बहन, छोटी सी बहन, और इधर मम्मी बची है C2H5। ये लो भाई, तो ये बन गया हमारा ईथर बन गया। इसका नाम इनिसाल है, इसका नाम है फिनेटाल। लिखना है आप लोगों को, लिख लो फिनेटाल, हो सकता है काम आ सकता है आपको। ये फिनेटाल है, एनिसाल, ये कुछ साधारण नामकरण है, व्यापारिक नाम जिसे बोलते हैं। तो फिनेटाल है और ये एनिसाल है। इसका नाम भी आप लिख सकते हो, क्या आप लिखोगे, तो दो कार्बन है तो एथॉक्सी, ठीक है, बेंजीन, या कि आप ऐसा लिखो एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस प्रकार से आप विलियमसन संश्लेषण जो है, इससे आप कई सारे रिएक्शन सीख लिए। क्वेश्चन आ जाए यदि कि सोडियम फिनाक्साइड से फिनेटाल बनाओ तो रिएक्शन दे देना, सोडियम फिनाक्साइड से एनिसाल बनाओ तो रिएक्शन दे देना। कभी कभी ऐसे ही नाम से आ जाते हैं तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर तो आप कभी पढ़ाए नहीं, अब हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो बनना चाहिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो अगला बनाने की विधि देख लो भाई, एल्किल हैलाइड पर शुष्क ईथर, यानी शुष्क ईथर नहीं भाई, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया से, यानी एल्किल हैलाइड है, सबको पता है एल्किल भाई, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एल्किल जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल, सबको पता है कि एल्किल हैलाइड है क्या। जैसे मैं आपसे कह दूंगा कि C2H5 और यहाँ पे मैं I जोड़ दूं तो आप कहोगे सर ये एथिल आयोडाइड है, इसको तो पहले से पता है हमको, ठीक है, वैसे भी आप लोग होशियार हो। इसकी क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O से क्रिया करा देंगे, ठीक है, केवल रिएक्शन कराना, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। तो होगा क्या, ये जो Ag है I से क्रिया, 2 Ag है ना बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 I से क्रिया करके 2 AgI बना लिया। अब क्या बचा, 2 C2H5 हो गए, तो 2 C2H5, बीच में ऑक्सीजन है और ईथर बना रहे हैं, तो ये तो हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बनेगा क्या। ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे। इसके जस्ट पहले मैंने आपको कराया था ईथर का सामान्य परिचय, हो सकता है आप लोग देखे होंगे, और देखे होंगे तो आपसे बनेगा भी, नहीं देखें तो फिर आप पछताओ, रो गाओ, हंसो मुस्कुराओ, ये आपकी कमी है, समझ रहे। तो ये हमारा बन चुका है बच्चों, क्या ईथर बन चुका है। एल्किल हैलाइड का क्रिया हमने शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराया है। यदि हिंदी लिखना तो लिख सकते हैं कि जब हम एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ उपचार कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। एक और रिएक्शन करा दो, जैसे मैं मान के चलता हूं एल्किल हैलाइड इधर मान लो C2H5I ही है, ठीक है, C2H5I है, और कुछ और मैं ले लूं, जैसे मैं किससे क्रिया करा रहा हूं, Ag2O से, ठीक है, और इसी प्रकार मैं कुछ ले लेता हूं CH3I, 2 प्रकार का, तो भी यहां से I और I, 2 I 2 Ag, तो AgI सिल्वर आयोडाइड बना लेगा। तो इधर हमारा बचेगा C2H5, बीच में हमारा एक ऑक्सीजन ले लेगा और यहाँ पे बचेगा CH3 और इधर 2 AgI। तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं। इसका नाम क्या है बताओ, 2 है ना, तो लेकिन अलग अलग है, तो यहाँ हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, क्या एथिल मेथिल ईथर, या मिथाक्सी एथेन, क्या मिथाक्सी एथेन या मिथाक्सी एथेन। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया करा दी हमने। तो एल्किल आयोडाइड हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे मान लीजिए मेथिल आयोडाइड ले सकते हैं, एथिल आयोडाइड ले सकते हैं, और ले सकते हैं क्लोराइड Cl का प्रयोग सकते हैं, क्लोराइड का प्रयोग कर लें तो भी आपका बन जाएगा। अगला नंबर देखो भाई साहब, तो एल्कीन तथा एल्कोहल के योग से, एल्कीन मतलब द्विबंध होना चाहिए, जैसा भी हो भाई, एल्कीन है मतलब द्विबंध होना चाहिए, और इसमें एल्कोहल का योग कराएंगे तो सीधा ये जुड़ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, सीधा ये जुड़ जाएगा। एल्कीन मतलब द्विबंध होना चाहिए, ठीक है। चलिए करा दें अब क्रिया। देखो बच्चों, यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई भी एल्कीन ले लें जिसमें द्विबंध होना चाहिए। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपीन है ये, कोई दिक्कत तो नहीं।
इसको हम क्रिया करा दें मिथेनॉल से करा दें, जैसे हमारे पास CH3OH, ये मिथेनॉल है। अब देखो बच्चों, मार्कोनिकॉफ का नियम है कि हाइड्रोजन उस भाग पर जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहां पे जुड़ेगा, द्विबंधीय कार्बन के किस भाग से जुड़ेगा बताओ, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी और ऋणात्मक भाग, जैसे ये भाग टूटेगा। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ के नियम से क्रिया होगी H2SO4 की उपस्थिति में। भाई साहब, यहाँ पे जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ऋणात्मक भाग कहाँ पे जुड़ेगा, जैसे CH3 है और हमारे पास ये, तो ये हमारा ऋणात्मक भाग यहाँ पे जुड़ेगा बच्चों, जैसे हमारे पास C है और H रहने दो और इसके साथ जुड़ जाएगा OCH3 और ये हमारा यहाँ का जो H है इसके साथ जुड़ करके CH3 बना देगा। तो ये हमारा ईथर है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन और कार्बन के बीच ऑक्सीजन तो ईथर है। इसका नाम भी मैं बता सकता हूँ, जैसे मैं आपसे कह दूँ कि भाई साहब ये आपका मेथिल है तो मेथिल हो जाएगा और मेथ एथ प्रोप है ना, तो आपका हो जाएगा आइसोप्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मिथाक्सी आइसोप्रोपेन। ठीक है, एक कार्बन है तो मिथाक्सी आइसोप्रोपेन, मिथाक्सी आइसोप्रोपेन। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई साहब मिथाक्सी हो गया तो इसका हो जाएगा मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, आइसोप्रोपिल ईथर, यहाँ पर एक मेथिल हो जाएगा आइसोप्रोपिल ईथर। द्वितीयक है ना, इससे हम तृतीयक भी, जैसे एक कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, ऐसा भी हम बना सकते हैं। तो एल्कीन तथा एल्कोहल के जल योजन से। अब एक और विधि बचती है बच्चों, केवल और केवल एक डाईइजोमीथेन से हम बना सकते हैं। सिंपल, एक छोटा सा रिएक्शन है डाईइजोमीथेन से। तो अंतिम रिएक्शन भी देखते जाओ डाईइजोमीथेन से। भाई साहब, इनके उत्प्रेरक तो याद करने पड़ेंगे, हम आपको उत्प्रेरक याद नहीं करा सकते कि चाहे हमारा वो प्राथमिक एल्कोहल हो, जैसे हमारा प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2OH, तो ये एथिल एल्कोहल है, सबको पता है। डाईइजोमीथेन से क्रिया कराएंगे। डाईइजोमीथेन का फार्मूला पता होना है CH2N2, ये डाईइजोमीथेन है। इसकी जो क्रिया है, आप या तो HbF3 से HbF4 या आप BF3 इसके उपस्थिति में क्रिया करा दो। तो जब क्रिया करता है तो कुछ नहीं, आपका ईथर बनेगा। ईथर कैसे बनेगा ध्यान रखना, N2 आप बाहर कर दो, कुछ भी नहीं, तो यहां पर आपका 2 कार्बन का C2H5 बनेगा। देख लो, जोड़ दो आप, ऑक्सीजन है ये, H इसके पास है तो यहां पे जोड़ दो CH3। अब कितना सिंपल रिएक्शन है यार, कोई बोले रट्टा मारना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, लॉजिक है यार भाई, लॉजिक है, लॉजिक है। यहां से N2 को अलग कर दो बस और CH2 को इधर जोड़ दो, हमें ईथर बनाना है। तो भाई उत्प्रेरक याद होना चाहिए, फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है, चाहे आप प्राथमिक एल्कोहल ले लो चाहे द्वितीयक एल्कोहल ले लो, ईथर बनाएगा ही। जैसे मैं द्वितीयक एल्कोहल CH2, यहाँ पे CHOH है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, 2 CH3 तो जुड़े हैं कार्बन के साथ, तो द्वितीयक कहला जाता है। इसकी क्रिया हम डाईइजोमीथेन से करा देते हैं। सेम प्रोसेस है HbF4 की उपस्थिति में, तो कुछ भी नहीं होने वाला। यहां से बच्चों H क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे हमारे पास CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, ये कार्बन है ना, और H को आप उठाओ, इसके साथ जोड़ दो तो OCH3 बना दिया। अब बताओ ईथर है कि नहीं, कार्बन कार्बन के बीच ऑक्सीजन जुड़ा, यही तो ईथर है, कुछ नहीं, यही ईथर है, दुनिया की सोचने की आवश्यकता ही नहीं। अब इसके जगह आप यदि फिनाल ले लो, क्या फिनाल से बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। जैसे मैं कहा C6H5OH, यदि ये फिनाल है, डाईइजोमीथेन CH2N2, तो भाई साहब इसमें भी सेम रिएक्शन HbF4, कुछ भी नहीं सोचना है, H को निकालो तो C6H5 ये ऑक्सीजन हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा और N2 को अलग कर दो। है क्या, यदि क्वेश्चन आ भी जाए, ये क्या है बच्चों, ये हमारा फिनाल है, फिनाल से एनी साल बनाओ, एनी साल, ये एनी साल है, तो आप ऐसी रिएक्शन करा सकते हो कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं भाई साहब आज के जितने भी लेक्चर में जो भी मैंने वीडियोज में आज प्रोवाइड कराया आपको प्रक्रिया, वो समझ में आ गया होगा। एक और है यार, क्या जाते जाते उसे भी करा दूं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, हो सकता है आप लोग उसे तैयार ना करें, लेकिन मैं यदि करा दूं तो कर लो, एग्जाम में आ जाए, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन आप लोग कर लो, हो सकता है आप पहले भी पढ़े हों, इसलिए आप थोड़ा सा इसको पढ़ लो। तो चलो लिख ही लेते हैं अपन लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना, इससे क्या होता है, निम्न जैसे ईथर है उसको उच्चतम ईथर में हम बदल सकते हैं।
जैसे छोटे ईथर हैं उनको हम उच्चतर ईथर। तो डायरेक्ट ईथर को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से नहीं कराते, पहले ही इसको अपन क्या करते हैं हैलोजनीकृत, मतलब हैलोजन तत्वों के साथ इसको क्रिया कराते हैं तो हैलोजन योग हो जाता है। जैसे हमारे पास डाई मेथिल ईथर है, डाई मेथिल ईथर क्या है CH3O और इधर भी CH3 जुड़ा होता तो डाई मेथिल ईथर हो जाता, लेकिन एक H निकालकर यदि क्लोरीन जोड़ दो तो फिर एक हैलोजनीकृत ईथर हो गया। इसकी क्रिया हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है RMgX, R की जगह कोई भी आप एल्किल ग्रुप जोड़ दो, Mg मैग्नीशियम है और X की जगह कोई भी आप हैलोजन तत्व जोड़ दो। अब ये क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। यहां का जो Cl है देखो ये Mg के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा MgCl2, सही बात है, प्लस में जो बचेगा वही तो है, जैसे यहाँ पे वह है हमारे पास CH3 ऑक्सीजन है, यहाँ जो हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा और फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी C2H5 है मतलब CH2 CH3, तो इससे कहीं ना कहीं ये उच्चतर मतलब आपका ईथर हो गया। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम निम्नतर ईथर को कहीं ना कहीं तो हमने ईथर प्राप्त किया ही, उच्चतर ईथर बदल दिया लेकिन प्राप्त तो किया ही। तो उम्मीद करता हूं बनाने की विधियों में आज कंप्लीट हो गया और आप समझ भी गए होंगे, तैयार भी कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।